class 8th. Today we will do chapter 8 Women and Reform. किस तरीके से women ने अपना status बदला, इसके अलावा किस तरीके से women ने freedom struggle में सबका साथ दिया, इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। The 19th century was a period of great transformation in India. तो 19th century एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। The introduction of Western education brought in a new stream of consciousness, and the educated Indians began to reassess the then existing social conditions. वेस्टर्न एजुकेशन आ गई थी इंडिया में, और वेस्टर्न एजुकेशन के आते ही लोगों ने दोबारा से सोचना शुरू किया था अपने सोशल स्टेटस के बारे में। The exposure to a new set of values and beliefs inspired by humanism and rationalism prompted them to identify the social inequalities persistent in their surroundings and fight against them. तो जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन आई, लोगों के दिमाग ने काम करना शुरू किया और लोगों ने सोचा कि किस तरीके से उनकी सोसाइटी में अनइक्वालिटी है। अनइक्वालिटी मतलब कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरीके से सोसाइटी को बांट दिया गया है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। तो लोग इन चीज़ों को समझने लगे थे और उनके खिलाफ लड़ने भी लगे थे। Most of these reforms had some common goals such as the spread of education, women's emancipation and eradication of the caste system. तो इसका जो फ़ायदा था वो ये हुआ, एक मतलब कॉमन बात थी कि एक तो एजुकेशन हर जगह आनी है, दूसरा विमेन का बढ़ चढ़कर साथ देना भी ज़रूरी है सोसाइटी में, एजुकेशन होना ज़रूरी है सोसाइटी में, दूसरा कास्ट सिस्टम हटा देना ही बेटर है अगर हमें अच्छी सोसाइटी बनानी है। जब लोग पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो ये चीज़ अपने आप दिमाग में आएगी। द कंडीशन ऑफ विमेन इन 19th century इंडिया वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज़ टुडे। तो अगर हम 19th century की बात करें तो आज जो विमेन की सिचुएशन है वो उस समय नहीं थी। फीमेल्स वर नॉट गिवन प्रेफरेंस, दे वर नीदर सेंट टू स्कूल नॉर कुड दे क्लेम एनी राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। तो ना ही विमेन को स्कूल भेजा जाता था पढ़ने के लिए, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी पे भी उनको कोई हिस्सा नहीं होता था, मतलब कुल मिला के उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी उस समय सोसाइटी में। Instead, they were considered a burden which had to be taken care of and then married off at the earliest opportunity. और विमेन को एक बोझ समझा जाता था, लड़कियों को एक बोझ समझा जाता था और माना जाता था कि इनकी जल्दी से शादी करके फ्री हो जाना चाहिए। Many of them would become widows and live the remainder of their lives in pitiful conditions. The custom of polygamy, that is, having more than one wife, was widely practiced. In some parts of the country, the custom of sati was also practiced. तो ये उस समय की विमेन की व्यथा को बताती हैं ये लाइंस हैं, इसको अंडरलाइन करिएगा कि क्या कंडीशन थी विमेन की। जल्दी शादी कर दी जाती थी, अगर वो विडो हो जाती थी, अगर उस लड़की का हस्बैंड ख़त्म हो जाता था तो उसको पूरी ज़िंदगी बड़ी ही ख़राब कंडीशन में विधवा बनकर रहना पड़ता था। दूसरा पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा बीवियां रखने का भी उस समय बहुत चलन था। लोग एक से ज़्यादा बीवियां रखते थे तो वो भी लीगल था। दूसरा सती प्रथा, सती प्रथा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका हस्बैंड ख़त्म हो जाता था उसकी चिता के संग उसकी वाइफ को जिंदा जला देते थे, तो वो सती प्रथा भी काफ़ी प्रचलित थी उस समय पे। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, तो ये हमने पढ़ा कि उस समय क्या क्या कंडीशन थी, पर किस तरीके से चेंज आने लगा, लोग चेंज की तरफ बढ़ने लगे। The beginning of the 19th century saw the emergence of a culture of public debate and discussion. The ideas of humanism and rationalism on the one hand and print revolution on the other set the stage for this development. तो एक तरफ लोग डिबेट करने लगे थे, डिस्कशन करने लगे थे, सोचने लगे थे क्या सही है क्या गलत है। लोग अब रैशनली सोचते थे, मतलब सही गलत को समझते थे, सही गलत पर बात करते थे, डिस्कशंस होते थे, डिबेट होते थे। Through newspapers, magazines, pamphlets and books, people were able to participate in various debates on socio-political issues. इसके अलावा जो मैगजीन्स छपती थी, अखबार छपते थे, उनके थ्रू भी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे और थॉट्स एक्सचेंज होते थे। Most of the participants were members of the educated urban middle class.
It was this section of the society that provided leadership to the Indian nationalist movement. तो इसमें सबसे पहले सामने आए एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास, यानी ऐसे मिडिल क्लास लोग जो सिटी में रहते थे और पढ़े लिखे थे. Many of them felt that social change was necessary for bringing about a political change, and thus directed their attention and energy to undertake large-scale social reforms. इनका मानना था कि अगर हमें सोसाइटी में बदलाव लाना है तो हमें चेंजेस करने होंगे, हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा. मतलब जो सोसाइटी पहले से चली आ रही है हमें उस सोसाइटी में चेंजेस लाने होंगे, तभी हम आगे अपना भविष्य बदल पाएंगे. The debates that dominated the public sphere in 19th century were often initiated by the leading reformers. तो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे जिन्होंने विमेन का स्टेटस बदलवाने में बहुत मदद की. He was one of the earliest reformers who fought for social causes during this time. He believed that the best way to bring change was to pursue people to give up old practices and adopt a new way of life. इनका मानना था कि अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो अपना जीने का तरीका आपको चेंज करना होगा. जिस तरीके से आप जीते आ रहे हैं, जिस टाइप की प्रथाएं चली आ रही हैं, उनसे हमें बाहर निकलना होगा, उनको हमें बंद करना होगा. तभी हमारी सोसाइटी दोबारा से चेंज हो सकती है और उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं. Inspired by the ideals of the French Revolution, he supported the spread of Western education. तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का अच्छा खासा सपोर्ट किया हुआ था उस समय पर. He believed that contact with Western ideas and philosophy would bring equality and freedom in the Indian society. Now, abolition of sati, ये एक अच्छा फैसला था मुझे तो लगता है उस समय का, सती प्रथा को बंद करने का. Sati system was prevalent in many parts of India. As per the sati system, the widow of the deceased was forced to immolate herself on the pyre of her husband. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सती प्रथा में होता था कि अगर किसी का हस्बैंड ख़त्म हो जाता था तो उसकी बीवी को ज़बरदस्ती उसकी चिता के संग जिंदा जला दिया जाता था. राजा राम मोहन रॉय, who was one of the most pronounced voices against gender inequality, campaigned throughout India to put a ban on the practice of sati. तो राजा राम मोहन रॉय बिल्कुल इसके खिलाफ थे सती प्रथा के. तो उन्होंने काफ़ी कैंपेन किए, पूरे इंडिया में घूम घूम के कैंपेन किए जिससे कि सती प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सके, सती प्रथा को बंद किया जा सके. राम मोहन tried to convince people that the ancient Indian scriptures and Hinduism did not approve the custom of sati. This was a powerful approach to alleviate society from social evils. During the 19th century, the British also started criticizing the Indian customs and rituals. जिस तरीके से राजा राम मोहन रॉय अगेंस्ट थे इस टाइप की प्रथा के, वैसे ही 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स भी कुछ प्रथाओं के बिल्कुल खिलाफ थे. They agreed with Raja Ram Mohan Roy, who was running a signature campaign against the practice of sati. तो राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटिशर्स की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला कि इस टाइप की प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए. फाइनली गवर्नर विलियम बेंटिक, इसको अंडरलाइन करिएगा, took the initiative to pass a law in 1829 which abolished the sati system. तो ये एक लॉ लेकर आए और ये ब्रिटिशर्स की कुछ अच्छी चीज़ों में शुमार है कि उन्होंने सती प्रथा बंद की थी. और वो विलियम बेंटिक ही थे जिनकी एक कोशिश ने सती प्रथा को कहीं ना कहीं बंद करने में मदद की. दूसरी, विडो रीमैरिज. लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी उस समय पर, क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय पर लड़कियों को बोझ समझा जाता था और माना जाता था कि इनकी जल्दी से शादी कर दो और हमारी तरफ से जो इनका बोझ है वो ख़त्म हो. जब छोटी उम्र में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनकी पूरी ज़िंदगी एक मिजरी बन जाती थी. तो विडो रीमैरिज एक ऑप्शन था ऐसी लड़कियों की, ऐसी औरतों की मदद करने का. For a woman in the 19th century, embracing death on the pyre of her husband was not the only horror in her life. Widows who were allowed to live were forced into a life of deprivation and suffering. तो देखो इसमें इन लाइन्स में ना कितनी परेशानी बताई है उस समय की औरतों की कि एक तो उनको जिंदा ही जला देते थे सती प्रथा के नाम पर. अगर किसी तरीके से उनको जीने की परमिशन मिल भी जाए तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब कंडीशंस में निकलती थी. They were considered inauspicious and could not participate in any of the family celebrations and social events. उनको अछूत माना जाता था, अपशगुनी माना जाता था और उनको दूर रखा जाता था हर तरीके के सेलिब्रेशन से.
राजा राम मोहन रॉय ट्राई टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। तो राजा राम मोहन रॉय जिस तरीके से सती प्रथा के खिलाफ थे, इसी तरीके से वो विडो रीमैरिज के मतलब हामी भरते थे कि हाँ विडो रीमैरिज होनी चाहिए, विडो रीमैरिज के फेवर में थे। तो जिस तरीके से राजा राम मोहन रॉय इस फेवर में थे कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि लोग भी इस चीज़ को माने। However, the chief impotent of the cause for Ishwar Chandra Vidyasagar, who, like Raja Ram Mohan Roy, quoted scriptures to prove that widow remarriage was not against the traditional Hindu religion. फिर एंट्री होती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स में लिखा था और ये बताया कि स्क्रिप्चर्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू रिलीजन के हिसाब से विडो रीमैरिज नहीं हो सकती। Largely due to his efforts, the British government passed the Widow Remarriage Act in 1856. तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही कुछ एफर्ट्स थे जिनकी वजह से विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में। In fact, Vidyasagar arranged for his own son to marry a widow. इवन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे की शादी भी एक विडो से ही कराई। Those who were against widow remarriage boycotted him. However, he never bowed down to the social pressure. बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको काफ़ी तोड़ने की कोशिश की, उनको बॉयकॉट किया, पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे लोगों के सामने नहीं झुके। By the mid-19th century, the movement in support of widow remarriage spread in other parts of the country. The Prarthana Samaj in Maharashtra organized a movement in support of widow remarriage, which was initiated by Mahadev Govind Ranade and R.G. Bhandarkar. Veera Salinganam and Pantalu led a similar movement in Madras Presidency. While in North India, Dayanand Saraswati, the founder of Arya Samaj, emerged as a strong supporter of widow remarriage. तो ये पैराग्राफ आप अंडरलाइन करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से हमारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए लड़ाई की। However, the acceptability of newly married widows in mainstream society remained a challenge. शायद शादियाँ तो हो रही थी विडो रीमैरिज के अंतर्गत, पर एक विडो को एक्सेप्ट